तो मेरे बच्चे जो अपना अगला टॉपिक है वो है भाई स्पीड ऑफ वेव। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा स्पीड ऑफ वेव। वेव जो है उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है, एक तो अपने पास में ओमेगा और के की टर्म्स में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब हमें चाहिए जनरल फॉर्मूला अपने पास में क्या रहेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अपने पास में स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो क्या रहेगी। ट्रांसवर्स वेव में बेटा कौन सी वेव हम पढ़ेंगे, अपने पास में जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें हम पढ़ते हैं वेव इन ए स्ट्रिंग। वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। बाकी और भी ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, उन सब की स्पीड यहां से नहीं निकल के आएगी। वेव इन ए स्ट्रिंग मतलब कि दो ही टाइप की वेव इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ी जाएंगी, एक तो स्ट्रिंग वेव है, एक साउंड वेव है, उनके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है जो स्ट्रिंग है उसकी वेव की स्पीड है वो लिखते हैं। तो बेटा देखो स्पीड ऑफ वेव है जो अपने पास में स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी जो वेव ट्रेवल कर रही है उसकी जो स्पीड है वो बेटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो स्पीड है बेटा वो अपने पास में देखो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। एक तो वो डिपेंड करती है कि इस रस्सी में कितनी ज्यादा टेंशन आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज डिपेंड करती है रस्सी कितनी भारी और मोटी है या कितनी पतली। ठीक है, इन दो फैक्टर्स पे जो अपनी है स्पीड वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास में निकल के आया वो क्या है, द स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन इन ए स्ट्रिंग। उस टेंशन है उसके अंदर में कितनी, उस स्ट्रिंग के अंदर में कितनी टेंशन आई है उस पे, एंड लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और जो स्ट्रिंग है बेटा उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ। अगर कोई मोटी सी स्ट्रिंग होगी तो बेटा उसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, और कोई नैरो सी स्ट्रिंग होगी तो उसका मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। तो उससे ये फैक्टर से ये पता चलता है कितनी सी स्ट्रिंग है, और टेंशन है वो तो चीज तुम्हें पता ही। ठीक है, तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड है, सॉरी स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की कुछ पावर ए के और लीनियर मास डेंसिटी की कुछ पावर बी। अब इससे हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट किया जाता है। डायमेंशन एनालिसिस का यहाँ पे यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो v इज इक्वल टू टी की पावर a इंटू म्यू की पावर b, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो बेटा 1 ही आता है। लेफ्ट साइड के डायमेंशन लिखूंगा, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t-1। राइट साइड में टेंशन, इसकी डायमेंशन है M1 L1 t-2। नेक्स्ट है भाई लीनियर मास डेंसिटी जिसको बोलते हैं मास अपॉन लेंथ, तो इसकी है ML-1, इस तरीके से रहती है। ठीक है, चलो वही कर लेते हैं अब कंपेयर। इसको मैंने लिख दिया M0 L1 t-1, यहां से आ गया M की पावर A L की पावर A T की पावर -2A, इधर से आ गया M की पावर B L की पावर -B। तो M की पावर आ गई है A प्लस B, L की पावर आ गई है A माइनस B, और T की पावर आ गई है -2। ठीक है, अब इन दोनों केस में अपनी जो पावर है उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट से उनको कंपेयर करेंगे तो इधर से t की पावर है -1, इधर है -2a, तो -1 इज इक्वल टू -2a, a है उसकी वैल्यू हो गई है 1/2। ठीक है, तो एक तो एक्सपोनेंट कंपेयर किया तो ये आ गया। दूसरे में देखो m की पावर है यहाँ पे 0, यहाँ पे है a प्लस बी, तो जो a प्लस बी है वो 0 के इक्वल है, तो b है वो -a के इक्वल है, तो b की वैल्यू आ गई है -1/2। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2।
इस तरीके से अपने पास में जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर ए म्यू की पावर बी। तो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला बन जाएगा टी की पावर 1/2 म्यू की पावर -1/2। इसको लिख दिया है √T अपॉन √ऑफ म्यू। तो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है, उसका फॉर्मूला बन जाता है √ऑफ T/म्यू। ये बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो बन गया है भाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ही याद रखना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन किए जाएंगे। टी है अपने पास में टेंशन और म्यू है भाई लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो बेटा इसको अलग अलग फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो अलग फॉर्म में इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है वो लिख के बता रहा हूं। ओके बेटा, इसको देखो अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हो चुका है टी अपॉन म्यू। तो मैं टी को डिवाइड कर रहा हूं एरिया से। ठीक है, साथ साथ में म्यू है, म्यू को भी डिवाइड कर रहा हूं एरिया से। ठीक है बेटा, टेंशन अपॉन एरिया, किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको अगर मैं एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो वो रिप्रेजेंट करने लग जाता है स्ट्रेस। प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर में ये चीज पढ़ी हुई है। और लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी अपॉन एरिया, इसको लिखेंगे मास अपॉन लेंथ इनटू एरिया। तो ये बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसको लिखा जा सकता है डेंसिटी, जो अपने पास में वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो। तो स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी ऐसे भी इसको करके लिखा जा सकता है। ठीक है, √ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है बेटा वो अपने पास में क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। और जो डेंसिटी है वो अपने पास में क्या है कि भाई उसके मास की प्रॉपर्टी है, या एक टाइप से इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ मीडियम, इनर्शिया ऑफ मीडियम। ऐसे करके भी कहीं पे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जहां पे अगर रिक्वायरमेंट हो इन टर्म्स में लिखने की तो ऐसा लिखा जा सकता है, जो कि ज्यादा कुछ खतरनाक या ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा ही लॉजिक है। ठीक है, तो ऐसे करके जो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग है, उसकी स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो करते हैं। एक अपने पास में इस तरीके से बेटा कोई स्ट्रिंग है, उसको बांध रखा है, ऐसे एक मासलेस स्ट्रिंग है, उसको मैंने एक पुल्ली से ऐसे गुजार रखा है और इसके नीचे 10 kg का मास रख रखा है। 10 kg का मास इस पे मैंने लटका रखा है। ठीक है, लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो मान लेते हैं 10 ग्राम पर मीटर है। ठीक है, और एक छोटी सी स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, बहुत अगर स्मॉल सी स्ट्रिंग है। ठीक है, और ए वेरी स्मॉल स्ट्रिंग एज सोन, जैसी एक दिखाई दे रही है स्मॉल स्ट्रिंग की। ठीक है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर में जो वेव ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड कितनी सी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। ऐसा अपने पास में एक क्वेश्चन। ठीक है, जो स्ट्रिंग है बेटा उसकी लीनियर मास डेंसिटी है 10 ग्राम पर मीटर। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है अपने पास में बहुत स्मॉल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लार्ज लेंथ की है, ताकि टेंशन वेंशन हमें कंसिडर ना करनी पड़े। ठीक है, तो इस केस के अंदर में अपनी जो स्पीड है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा देखो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। स्पीड है
स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। इस स्ट्रिंग के अंदर में जो टेंशन है वो 10 kg के वेट की वजह से आएगी, और 10 kg का जो वेट है वो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट है भाई लीनियर मास डेंसिटी। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो है 10 ग्राम पर मीटर। तो 10 ग्राम पर मीटर को SI यूनिट में लिखना है केजी पर मीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। इसका जो आंसर है वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ 100, और ये बन जाएगा नीचे 10⁻², जो कि ऊपर जाके 100 ही बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल है सब कुछ SI यूनिट में है। इसके अंदर में जो स्पीड है वो आ जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये सर के नीचे से छुप तो नहीं गया। चलो तो बेटा बिल्कुल सही आंसर है वो हमने लिख लिया है यहाँ। अगले और क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। चलो तो बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन वो करते हैं। ठीक है, तो लो भाई, एक टाइप से अलग कंसेप्ट ही है। इन ए वर्टिकल मासिव वायर, a pulse start from bottom। ठीक है, एक अपने पास में थोड़ी सी मासिव सी वायर है, एक ऐसी वायर है जिसका थोड़ा बहुत मास है। ठीक है बेटा, इस तरीके से है एक वायर जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है भाई, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर में बेटा एक पल्स स्टार्ट करी। पल्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा टिंग सा कर दिया, जैसे कि इसके अंदर में एक ऐसा मैं टिंग सा कर दूं, ये अगर वायर हो तो उसमें थोड़ी सी वेव बनेगी और ऐसी ऐसी आगे की तरफ चल रही होगी, उसको बोल देते हैं अपने पास में पल्स। ठीक है, अगर कोई पल्स है मैं यहां से स्टार्ट करूं, ऐसे टिंग सा कर दूं, तो पल्स है ऊपर की तरफ में जाती हुई रहेगी। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ किस स्पीड से जा रही है वो हमें कैलकुलेट करना हो सकता है। ओके बेटा, तो यहां से एक पल्स है उसको स्टार्ट किया है, और पल्स ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जाएगी। तो लेट मास ऑफ वायर इज m एंड लेंथ ऑफ वायर is L and it has uniform linear mass density। linear mass density जिसको कि लिखा जाएगा म्यू से, और बेटा जो म्यू है उसको अपने को डिफाइन कर लेंगे m/L, मास अपॉन लेंथ। इस तरीके से अपने पास में जो वायर है वो अपने पास में बन गई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि इसमें किसी भी जगह पे कितनी सी वेलोसिटी होगी। तो एक पॉइंट मैंने मान लिया है भाई, कोई पॉइंट P है जो कि बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर है, इधर पे जाके अपने पास में कितनी सी इसकी स्पीड होगी। ठीक है, P वाले पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो P वाले पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है ना, वो मैं मान लेता हूं कि v स्पीड है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो तो भाई L है, हमें पता है। ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया है। तो P वाले पॉइंट पे जो स्पीड है वो निकालते हैं भाई। तो P वाले पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। P वाले पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए हमें एक तो टेंशन पता होना चाहिए, और दूसरी लीनियर मास डेंसिटी पता होना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी तो अपने पास में नोन है। ठीक है, P वाले पॉइंट पे टेंशन है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट P बी टेंशन एट पॉइंट P। P वाले पॉइंट पे जो टेंशन है उसको मैंने मान लिया है या अज्यूम कर लिया है, वहां पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू T होगी। तो वही इस पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे तो वो क्या रहेगी, इससे नीचे का जो वेट है उस वजह से जो टेंशन आई है वो। ठीक है, तो इसके नीचे का वेट है वो लिख देते हैं वेट बिलो पॉइंट P। पॉइंट P से नीचे का जो वेट है वो। ठीक है बेटा, L लेंथ है, उसका जो वेट है वो है बेटा mg, क्योंकि L लेंथ है उसकी वायर है, उसका मास है m। 1 लेंथ है, उसका वेट क्या हो जाएगा mg/L। तो x लेंथ है
पी से नीचे वाली, उसका वेट क्या हो जाएगा, mg/l इंटू एक्स। तो इतना जो वेट है वही टेंशन के इक्वल है, तो बेटा टेंशन है उसकी वैल्यू हो गई है mgx डिवाइडेड बाई एल। ऐसे करके अपने पास में जो टेंशन है वो आ जाएगी। ठीक है। ऑल्सो भाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वेव की, उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ टेंशन जो कि है एम जी एक्स अपॉन एल, और म्यू है एम अपॉन एल। वही एम अपॉन एल से एम अपॉन एल कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बन गया है अंडर रूट जी एक्स। बेटा यहां से हमें क्या पता चला, जो वेलोसिटी है वो अपने पास में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। बॉटम से जितना जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है। बॉटम पे वेलोसिटी अलग है, उससे यूपर अलग है, उससे ऊपर अलग है। इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। अब इसका देखो, ये जो है ये कैसा बिहेवियर है, यूनिफॉर्म बिहेवियर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला बिहेवियर है, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि बेटा हमें पता है अगर वेलोसिटी पोजीशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का बिहेवियर है। इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, पेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर विद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसमें से इससे कंपेयर करेंगे तो वी स्क्वायर में से जिसको घटाया गया है वो है 0, तो u है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। x के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में है वो है 2a, और 2a ही ऊपर से गिर बताया है वो क्या है g के इक्वल, और एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है g/। तो बेटा अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये याद रखना है कोई भी वेव है जो अगर बॉटम से ट्रेवल करना स्टार्ट हुई है तो वो इस तरीके से वो पल्स है वो ट्रेवल करेगी कि वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई हो और ऊपर की तरफ उसका एक्सेलेरेशन g/2 हो। बस इस तरीके से ही अपने सारे के सारे आंसर निकाले जाएंगे। वेव है अपने पास में जो पल्स है ऐसे स्ट्रिंग के अंदर में जो ट्रेवल करती है वो बॉटम से 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ में उसका एक्सेलेरेशन g/2 होती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इफ है पल्स ट्रेवल फ्रॉम बॉटम इन ए स्ट्रिंग, इट स्टार्ट विद initial velocity is equal to 0 and have acceleration a/2 in upward direction, और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो ए g/2 होगा, सॉरी a/2 नहीं भाई g/2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ। ऊपर की तरफ में इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी जैसे 0 वेलोसिटी से शुरू हुई हो, a/2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही। ये आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अपने पास में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके का इसमें काम आ सकता है, वो सब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन भाई, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय ए पल्स टू मूव एट टॉप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ठीक है, कितना टाइम लगता है किसी पल्स को स्ट्रिंग के टॉप तक जाने में। ठीक है, अगर वो बॉटम से स्टार्ट हुई है तो एज इट स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो ये अपने पास में है बेटा क्वेश्चन। इस तरीके से है कोई स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है बेटा एल, इसमें नीचे से कोई पल्स है वो स्टार्ट हुई होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे स्टार्ट होगी 0, एक्सेलेरेशन क्या होगा उसका g/2।
इससे इसका टाइम निकाला जाएगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है वो है l, इनिशियल वेलोसिटी है जो उसकी वो है 0 प्लस हाफ इसका एक्सेलरेशन है g/2 इंटू इसको जो टाइम लग रहा है वो है, तो ये आ जाता है l इज इक्वल टू g/4 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाती है 4l/g। इसको जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 4l/g, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। बेटा सिंपल पेंडुलम वाला याद मत रख लेना, वो होता है 2 पाई अंडर रूट l/g, बट इसमें क्या टाइम लगा है 2 इंटू अंडर रूट l/g। तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, एक बराबर मान के मत चलना। ये आ जाता है अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर, इस कंसेप्ट का जो आंसर है वो। ओके बेटा, बिल्कुल डन है ये कंसेप्ट। चलो तो भाई और जो है अपने पास में वो क्वेश्चन भी करते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में ये भाई, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड लीनियर मास डेंसिटी 10 ग्राम पर मीटर इज अटैच्ड वर्टिकली। ठीक है, कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 40 मीटर और लीनियर मास डेंसिटी है 10 ग्राम पर मीटर, उसको हमने वर्टिकली अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, फाइंड आउट टाइम टू ट्रेवल एप्पल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो अपने पास में पल्स है उसको बॉटम से लेकर टॉप तक जाने में कितना सा टाइम लगेगा, ये अपने पास में हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रिंग है उसकी लेंथ गिवन है बेटा और उसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, तो अपने पास में टाइम है उसका फॉर्मूला क्या आ गया है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लेंथ 40 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो 2 इंटू अंडर रूट 4, तो 2 इंटू 2 मतलब कि 4 सेकेंड। बॉटम से लेकर टॉप तक जाने में उसको जो टाइम लग रहा है उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 4 सेकेंड। तो इतना सा आंसर था भाई। ठीक है, चलो भाई ये हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में, जो स्ट्रिंग वेव थी उसके बारे में लिख लिया है। सिमिलर है अपने पास में जो स्पीड है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। ओके, ये देखो भाई, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो स्पीड है वो किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो बेटा स्ट्रिंग जो अपने पास में स्पीड है ना, वो स्पीड डिपेंड करती है अपने पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे और साथ साथ में डेंसिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी डायमेंशनल मेथड से ही निकाला जाता है। डायमेंशनल मेथड से तो इसका आंसर सेम ही आएगा जैसे अब तक यहां तक निकला है। ठीक है, तो अपने पास में स्ट्रेस है, स्ट्रेस की और इलास्टिसिटी की डायमेंशन सेम होती है और डेंसिटी तो अपने पास में है ही, तो स्पीड के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही जो फॉर्मूला है ना वो इसमें बन जाता है। इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग मीडियम में जो स्पीड है वो इस तरीके से डिपेंड करती है। इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर में कोई अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी क्या स्पीड रहेगी। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर में सबसे पहले ले लेते हैं कि भाई कोई स्ट्रिंग है, सॉलिड ही है, सॉलिड के अंदर में कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर में कोई वेव ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड क्या होगी। उसकी स्पीड आ जाती है अंडर रूट ऑफ बल्क जो अपने पास में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से इसको प्रूव किया जाता है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, y जो है वो क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, रो जो है वो डेंसिटी है, ये तो स्टैंडर्ड ही है डेंसिटी। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला ये रहेगा। ओके भाई,
सॉलिड में अपने पास में स्ट्रिंग के बजाय कोई एक्सटेंडेड सॉलिड भी हो सकता है। एक्सटेंडेड सॉलिड बोले तो जैसे कि अगर ये कोई बॉक्स है, ठीक है, एक्सटेंडेड सॉलिड है, स्ट्रिंग नहीं है, ये अलग सी शेप का सॉलिड है, ठीक है। जैसे कोई टेबल है, टेबल एक एक्सटेंडेड सॉलिड है, उसके अंदर में क्या स्पीड होगी वो चीज हम लिख रहे हैं। स्ट्रिंग के बजाय एक्सटेंडेड सॉलिड, एक्सटेंडेड सॉलिड है, उसमें बेटा जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस प्लस 4/3 शियर मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। एक्सटेंडेड सॉलिड में जो फॉर्मूला है वो ये बनता है। ऐसा कोई ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ना ही याद रखने की जरूरत है, बस कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तो मैंने भी इसको लिखवा दिया, ठीक है। बल्क मॉडुलस है, जी है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस तरीके से अपने पास में सॉलिड्स में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड होती है, ठीक है बेटा। सॉलिड्स में ही अपने पास में सॉलिड की बजाय में नेक्स्ट केस आ जाता है जो कि केस नंबर बी है, जो कि है वही लिक्विड्स। इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जो स्पीड है बेटा वो डिपेंड कर जाती है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। लिक्विड के अंदर में कोई अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। नंबर सी, इन गैसेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा गैसेस के अंदर में जो स्पीड है सिर्फ वही आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। इस फॉर्मूले को मैंने डब्बे में बंद कर दिया है और यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। एक तो जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें ये याद रखना है, और उसकी बजाय में जो स्ट्रिंग वेव है, जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें ये याद रखना है, ठीक है। इसको बेटा डायमेंशनल एनालिसिस से ही प्रूव किया जाता है और इसका कोई तरीका नहीं है प्रूव करने का, तो वही तरीका है इसका, ठीक है। अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अब इसके अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ साउंड है उसके बारे में बातें आती हैं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी होती है गैसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो स्पीड है वो बताई थी न्यूटन ने। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, भाई न्यूटन ने एक फॉर्मूला बताया था जो कि बता रहा है कि गैस के अंदर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी, इस बारे में, ठीक है। तो बेटा आइजैक न्यूटन जो है अपने पास में, उसने बताया था कि जो साउंड प्रोपोगेट कर रही होती है गैसेस के अंदर में, वो अपने पास में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। साउंड जो प्रोपोगेट कर रही है अपने पास में किसके अंदर में, गैसेस में, वो कैसी प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो सर आइजैक न्यूटन जी suggest that propagation of sound in air is isothermal process, ठीक है भाई। साउंड जो एयर में ट्रेवल कर रही है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। न्यूटन जी ने ये चीज बताई थी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में बेटा क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस है उसके बारे में हमने लिखा हुआ है। मॉडुलस वाले जो जो चैप्टर था, थर्मल जो अपने पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उस वाले चैप्टर में इस बारे में बताया हुआ है। बल्क मॉडुलस की वीडियो देख सकते हो। बेटा बल्क मॉडुलस के बारे में इसने ये बताया था, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू होती है प्रेशर के। तो यहां से उसने बता दिया जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू हो जाती है पी अपॉन रो, अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो। तो बेटा इसने जो है अपने पास में ये फॉर्मूला दिया है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए,
तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने वैल्यू पुट करी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाती है 101325 डिवाइडेड बाई, और जो डेंसिटी है अपने पास में नॉर्मल जो एयर है उसकी डेंसिटी होती है 1.29। इसके अंदर जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड है वो आती है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट एक्चुअल जो स्पीड है वो होती है बेटा 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे इस केस में एरर आ रही है, ठीक है, और काफी ज्यादा एरर आ रही है, ठीक है। इसमें जो कितनी एरर आ रही थी वो और बता देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि अगर पूछा जाए, एरर तो निकालना आता ही है। परसेंटेज एरर क्या आ जाता है, चेंज इन स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इनटू 100%, ठीक है। परसेंटेज एरर तो निकालनी आती है, मतलब एरर इन स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड, ठीक है। तो वही लिख दिया 332, मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ, 332 में से 280 को अगर मैंने घटाया तो ये आ गया है 52 अपॉन 332 इंटू 100%, 52 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 332। इसमें अप्रोक्सीमेटली बेटा 15.6% की एरर थी, जो अपने पास में काफी बड़ी एरर है वो निकल के आ गई है। अरे भाई मेरी फोटो भी तो लगी है, हाँ ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, लिख लो तो इसको। तो इसमें जो 15.6 है उतनी सी एरर आ जाती है। अब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, इसके अंदर में एरर आ गई है। न्यूटन के फॉर्मूले को मतलब हम पढ़ लेते हैं भाई न्यूटन को इज्जत देने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यूटन ने गलत वैल्यू बताई है। जो जो अपने पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा दूर की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए बाद में अपने पास में आ जाता है लैपलेस, उस बारे में लिखते हैं लैपलेस, लैपलेस करेक्शन ऑन न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन के फॉर्मूला जो था उसके अंदर में लैपलेस ने क्या करेक्शन करके दी है वो चीज हम लिखने वाले, ठीक है। तो भाई लैपलेस ने ये बताया जो अपने पास में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना होके एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि वो एक सडन प्रोसेस है, और जो बेटा सडन प्रोसेस होती है वो अपने पास में होती है एडियाबैटिक। ये चीज उसने बताई थी, जो एयर है मतलब जो साउंड है वो एक सडन प्रोसेस है, बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही होती है, तो इसको माना जाता है सडन प्रोसेस, और सडन प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है, इसलिए वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपोगेशन, साउंड प्रोपोगेशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इज एडियाबैटिक प्रोसेस, या है ये एक सडन प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, सडन हो रही होती है, ठीक है। और सडन प्रोसेस है उसके लिए इक्वेशन लिखा जाता है एडियाबैटिक की, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बेटा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर में जो मोस्ट ऑफ गैसेज है वो डायटोमिक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो गामा जो हमने यूज किया है वो अपने पास में यूज करेंगे 1.4, क्योंकि 1.4 अप्रोक्स, क्योंकि अपने पास में मोस्ट ऑफ गैसेज हैं वो N2 और O2 है, और दोनों की दोनों डायटोमिक गैस की हैं, ठीक है। अब इस केस में जो अपने पास में एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो बेटा बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू हो जाती है गामा इंटू पी। और ये जो है बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इंटू पी क्यों होती है, ये चीज मैंने पहले ही बताई हुई है जब मैंने बल्क मॉडुलस पढ़ाया था, जो अपने पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है उस वाले चैप्टर में। तो इसको भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वहां वाली वीडियो को देख सकते, ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके लिए एक नई वीडियो डाल दूंगा। तो यहां से जो अपने पास में जो स्पीड है उसकी वैल्यू आ जाती है गामा पी
गामा पी बाई रो। ये जो वैल्यू है जो लैपलेस ने बताई थी वो वाली वैल्यू है ये। तो बेटा इस केस में जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अंडर रूट गामा से मल्टीप्लाई हो गया है तो अंडर रूट 1.4, और पहले जो स्पीड आई थी वो क्या थी 280, तो इसको मैंने 280 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 280 मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो स्पीड आई है वो आ जाती है 331.3 मीटर पर सेकंड, जो कि अपने पास में बहुत ही ज्यादा क्लोज है जो 332 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो लैपलेस ने जो फॉर्मूला दिया था करेक्शन करके, ये वाला फॉर्मूला माना जाता है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। तो हम इससे आगे जो भी कभी भी स्पीड के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यही फॉर्मूला ही यूज किया करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड का अब से जो फॉर्मूला बन गया है वो यही बन गया है गामा पी बाई। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेरियस पैरामीटर, वेरियस पैरामीटर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। अलग अलग पैरामीटर लिखने वाले बेटा जिनके ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहला है वो है अपने पास में प्रेशर का, तो उसको मैं लिखता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट है। तो बेटा प्रेशर का अगर मैं इफेक्ट बताऊं तो भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है भाई स्पीड ऑफ साउंड का, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। तो आपको देख के लगेगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर है, जो कि बेटा बिल्कुल ही गलत है, प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करती। तो सही आंसर है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये देखो किस तरीके से प्रेशर पे इंडिपेंडेंट रहती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। जैसा कि बेटा हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो क्या होती है, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन थर्मल प्रॉपर्टी जो अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स और केटीओजी वाली वीडियो है उसके अंदर में इस चीज को समझाया गया है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, या यहां से ऐसा ही बोल सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो बेटा जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और दोनों अपनी वैल्यू को रेगुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करते ही। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा प्रोपोर्शन में डेंसिटी बढ़ेगी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। तो जो प्रॉपर बिहेवियर आता है एक्सपेरिमेंटल भी और एक्चुअल बिहेवियर भी, वो क्या बता रहा है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, याद रखना इस बिहेवियर को। इसके बाद में भाई नेक्स्ट है सेकंड, जो कि है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक। टेम्परेचर के लिए देखो बेटा फॉर्मूला बनाते हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई, स्पीड ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला है बेटा। बट आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, तो पी अपॉन रो उसको हो जाता है आर टी अपॉन एम। इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ गामा, गामा आर टी बाई एम। यहाँ पे गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और एम कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ऐसे अपने पास में इसका बिहेवियर आ जाता है, जब जो टेम्परेचर है उसका इंपैक्ट इस तरीके से आता है बेटा। चलो तो भाई करते हैं अब इसके अकॉर्डिंगली अब ग्राफ बनाते हैं। जो वेलोसिटी है उसका ग्राफ बनाता हूं,
सबसे पहले अगर बेटा मैं ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ में, वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ में क्या है कि भाई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, सॉरी अंडर रूट पे डिपेंड करता है, v इज अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस तरीके से इसका बिहेवियर आ जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ में अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर केल्विन में लिख, पर बेटा ये जो ग्राफ है इसका अगर मैं बहुत छोटा सा पोर्शन लूं तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसा, बिल्कुल एक कांस्टेंट के जैसा। तो इधर ये वाली जो वेलोसिटी है इसका मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट के जैसा सा दिखाई देता है। अगर बहुत ही कम डिग्री का डिफरेंस हो, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके बाद में 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम चेंज है, तो अप्रोक्सीमेटली ग्राफ कैसा सा दिखाई देने लग जाता है, लीनियर जैसा। बट एक्चुअल में लीनियर नहीं है, एक्चुअल जो चीज है उसको तो याद रखना है। सबसे लास्ट में अपने पास में है भाई, ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी का स्क्वायर और टेम्परेचर के बीच में। ये तो अपने पास में स्ट्रेट लाइन आएगा, जीरो से स्टार्ट होते, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ बिहेवियर ही है। तो ठीक है, तो बेटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे इस तरीके से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड जो हम लिखने वाले हैं, वो है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी है जो उसका क्या इफेक्ट है। तो बेटा जो डेंसिटी है ना, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। तो डेंसिटी पे इस तरीके से डिपेंड करता है, वेलोसिटी इज अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने पास में क्या सजेस्ट कर रहा है भाई, ऐसा तो पहले तो वो था नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बट बेटा एक्चुअल में जो डेंसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, प्रेशर है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, मतलब प्योरली हम प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी ही होगी, ठीक है। अब बेटा अगर है, अगर सिर्फ डेंसिटी चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, डेंसिटी को और अलग अलग मेथड से भी चेंज किया जा सकता है। डेंसिटी पे इस तरीके से जो है इसका इफेक्ट रहेगा बेटा, ठीक है। इसी जो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी है इसी में ही लिख देते हैं, या एक अलग से टॉपिक बना के मैं लिख दे रहा हूं, जो कि है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है बेटा जब अगर बारिश आ जाती है अपने पास में, ठीक है भाई, बारिश आ जाती है, अगर नॉर्मल टाइम है उसके अंदर में बारिश नहीं आ रही है, अगर बारिश आ रही है तो उस वजह से थोड़ी सी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो गई है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से किस तरीके से अपने पास में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होगी, ये समझते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमिडिटी से चेंज होता है बेटा डेंसिटी। तो एक चीज तो आपके लिए समझना सबसे मुश्किल यही है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत हैं, बहुत सारे टीचर्स को भी इस बारे में नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आप इसको अगर पढ़ोगे तो शायद मतलब कि जो भी अपने पास में ऑनलाइन में जो भी टीचर हैं सारे के सारे क्वालिफाइड टीचर्स ही रहते हैं, ठीक है, क्या ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ देख वेख के ही पढ़ाते हैं, ठीक है, पहले से ही उस चीज को प्रिपेयर करके रखते हैं। बट ऑफलाइन में बेटा कुछ टीचर्स हैं जो इस चीज को बताते नहीं है, डायरेक्ट लिखवा देते हैं, ठीक है, या कुछ टीचर हैं जिनको सच में पता भी नहीं होता है। तो वही चीज मैं बताने वाला हूँ, ह्यूमिडिटी है, अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा देता हूं, जैसे कि अपने पास में कोई रूम है, उस रूम में अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा दूं, या अपने एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट पे बारिश आ जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में गैस की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर अपने पास में देखो बारिश आ गई है, तो बारिश आ गई है तो क्या हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए हैं भाई। इसका मतलब तो आप ये समझोगे ना कि H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं जिससे कि मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। यहीं पे आप गलती कर देते हो बेटा। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो अपने पास में एनवायरमेंट में मोस्ट ऑफ जो गैसेज एग्जिस्ट करती हैं वो है O2 और N2। O2 है उसके अगर मैं मोलिकुलर वेट है उसकी बात करूं तो है 32,
N2 है उसका मोलिकुलर वेट की बात करूं तो वो होता है बेटा 20। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अगर अपने पास में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O का जो मोलिकुलर वेट है वो होता है बेटा 18। अगर मैं H2O का मॉलिक्यूल डालूं तो वो H2O का मॉलिक्यूल या तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा या तो नाइट्रोजन को रिप्लेस। तो अगर ऑक्सीजन हट जाए और H2O आ जाए तो क्या है कि भारी मॉलिक्यूल रिप्लेस होकर हल्का मॉलिक्यूल आ गया है एनवायरमेंट। ठीक है, और अगर N2 को भी रिप्लेस करे तब भी ऐसा ही है, मतलब भारी मॉलिक्यूल को हटा के हल्का मॉलिक्यूल एनवायरमेंट में आ गया है। तो अगर हल्के मॉलिक्यूल एनवायरमेंट में ज्यादा होंगे तो डेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है। जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.2 होती है, और जो बाकी जो अपने पास में ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी 0.8 के आसपास। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कितनी सी ह्यूमिडिटी है उस चीज पे भी। एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एयर की जो डेंसिटी है वो घटेगी। डेंसिटी की बात करूं, ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ह्यूमिड एयर से। ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है ह्यूमिड एयर से। और जो स्पीड है वो डेंसिटी पे इस तरीके से डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी डेंसिटी अपने पास में घटेगी और स्पीड ऑफ साउंड फिर से बढ़ेगी। तो एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। एज ए रिजल्ट, as a result of this speed increases, इसकी वजह से जो स्पीड है वो अपने पास में इंक्रीज हो जाती। ठीक है, तो बेटा ऐसा है अपने पास में। और बेटा जो भी इनके अपने पास में जो भी हम नोट्स लिख रहे हैं, इन नोट्स के इसके जो भी नोट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि भाई इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ लिख पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और अगर साथ साथ नहीं भी लिख पा रहे हो तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो मेरे बच्चे, फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है भाई स्पीड ऑफ साउंड पे? फ्रीक्वेंसी है भाई कोई कौन किस तरीके से बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वेव बन रही है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पे कोई भी स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो ओमेगा बाई के से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी आ सकती है बट वो उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजें भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती। तो ये थी बेटा अपने पास में साउंड की स्पीड और उन सब की डिपेंडेंसी के बारे में। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में लिखने वाले हैं, तो वो लिख लेता हूं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा साउंड की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उन सब प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड के लिए जो बेसिक कुछ चीजें हैं वो देखो भाई। सबसे पहले है ह्यूमन के लिए ऑडिएबल साउंड। बेटा ह्यूमन जो है वो कितनी सी साउंड को सुन सकता है? तो अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज की जो साउंड है, बहुत ज्यादा हाई बेस की साउंड जो होगी वो 20 हर्ट्ज की होगी। ठीक है, जो बेस हिला देता है तो साथ ही में धक धक हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा तेज अपने पास में कोई बेस ट्यूब है उसको बजाते हैं डीजे जब बज रहा होता है तो
वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, ठीक है, से लेकर 20 किलोहर्ट्ज। ये अपने पास में ह्यूमन की ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में अगर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमें सुनाई दे सकती है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन को इतनी सी फ्रीक्वेंसी के बीच की सुनाई देती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अपने लिए सेंसिटिव होती है, जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है, वो है 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज है वो अपने लिए मोस्ट ऑडिएबल होती है, बिल्कुल सबसे साफ, जिसके लिए अपने कान सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, वो फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। ओके, ये ह्यूमन के लिए ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमने लिख दिया है। इसी चीज को अगर मैं इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखता हूं, इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखूं तो बेटा एक फिक्स इंटेंसिटी होती है जिसको बोलते हैं 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इंटेंसिटी है 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर, एक फिक्स वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मैंने लिख दी है। इससे अगर कम इंटेंसिटी की साउंड है, ठीक है, तो हमें सुनाई नहीं देगी, और इससे ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड है तो हमें सुनाई दे जाएगी, ठीक है। साउंड की अगर इंटेंसिटी इससे आई की वैल्यू आई नोट से कम है तो उस केस में वो इनऑडिएबल है, और ये वाली जो है वो ऑडिएबल। इंटेंसिटी इज मोर देन आई नोट, इससे कम फ्रीक्वेंसी हो, इससे कम इंटेंसिटी की साउंड होगी ना, तो बेटा हमें सुनाई नहीं देगी। इससे ज्यादा की इंटेंसिटी की साउंड हुई तो हमें सुनाई दे जाएगी, ठीक है। अगर हम देखो बहुत धीरे सी बोलते हैं तो बेटा इसकी आवाज देखो आपको भी सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। या इससे भी धीरे बोलते होंगे, कई बार जो मच्छर है बहुत कान के पास बोलता है तो इतनी सी इंटेंसिटी उसकी हो जाती है तो सुन जाता है, थोड़ा सा दूर जाते ही हमें नहीं सुनाई देता है। वो इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ये अपने पास में दो चीजें हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इसके केस में हमने ह्यूमन की ऑडिएबल जो चीजें हैं वो लिखी, ठीक है भाई। इसके बाद में जो अपने पास में कुछ करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की वो लिखते हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस, ठीक है बेटा। लाउडनेस को समझो अपने पास में क्या होता है, ठीक है। अपने पास में लाउडनेस का मतलब ये होता है बेटा कि हमें हमारे कानों को कोई आवाज कैसे सुनाई दे रही है, कानों को उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से नजर आ रही है, उसको बोला जाता है लाउडनेस। ऐसे तो इंटेंसिटी ही है अपने पास में साउंड की, बट इंटेंसिटी को जैसे मैं अगर बढ़ाता हूं, जैसे इंटेंसिटी 10 है अपने पास में, 10 की पावर से ये है, यही है अपने पास में, आई नोट के इक्वल इंटेंसिटी है। तो आई नोट से अगर मैं 2 आई नोट अगर जाऊं ना, तो हमें अपना जो लाउडनेस है वो डबल नहीं होती है, ठीक है। इंटेंसिटी को अगर मैं डबल भी कर दूं तो भी लाउडनेस है वो डबल नहीं हुई। इंटेंसिटी को अगर मैंने 50 गुना कर दिया तो लाउडनेस है वो 50 गुना नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे कानों के लिए परसेप्शन साउंड का अलग है, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी है वो चीज अलग है। तो अपने कानों के लिए जो साउंड का परसेप्शन है कि वो कितनी आवाज तेज है, कितनी लाउड है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लाउडनेस, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरऑल परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ साउंड टू आवर ईयर। अपने कानों के लिए साउंड का ओवरऑल परसेप्शन, उसको बोला जाता है लाउडनेस, ठीक है। या फिर जो बेटा ये है अपने पास में जो लाउडनेस है वो लोगरिथमिक स्केल होता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाउडनेस इज लोगरिथमिक स्केल ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस है वो डायरेक्टली इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसका जो लोग लेते हैं उस पे डिपेंड कर रही है। ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट एक्चुअल डेफिनेशन वो ऊपर वाली ही है, ठीक है। लाउडनेस है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो बेटा ये आ जाता है, बीटा इज इक्वल टू 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नो। ऐसे करके अपने पास में आ जाता है लाउडनेस का फॉर्मूला, 10 log 10 आई अपॉन आई नो।
इसके लिए जो बेटा यूनिट है वो है डेसिबल। डेसिबल जिसको लिखा जा सकता है डीबी की टर्म्स में। तो लाउडनेस है उसके लिए जो यूनिट यूज करेंगे वो होगी डेसिबल। डेसिबल से ही हमें आवाज सुनाई देती है। कोई अगर 10 डेसिबल की आवाज है और 20 डेसिबल की आवाज है, उसकी लाउडनेस अपने लिए डबल रहती है। ठीक है, अगर 10 आई नोट की आवाज है और 20 आई नोट की आवाज है, उनकी लाउडनेस डबल नहीं होती। ठीक है, ये होता है लाउडनेस का मतलब। तो देखो कुछ एग्जाम्पल हैं वो लिख लेते हैं। अगर बेटा अपने पास में जो इंटेंसिटी है वो है 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। कितने डेसिबल की साउंड है ये लिखेंगे, I इज इक्वल टू 10⁻⁻10 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन सबको लिखते हैं भाई। सबसे पहली है इसकी लाउडनेस निकालेंगे तो आ जाएगा 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नोट। तो बेटा आई जो है इधर पे आई नोट है उसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ वापिस से, 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁻12 अपॉन 10⁻12 ये बन जाएगा log 1 अपने पास में होता है 0। तो इधर पे जो इंटेंसिटी है सॉरी अपने पास में जो लाउडनेस है उसकी वैल्यू आ गई है 0 dB। अगर इंटेंसिटी है 10⁻10 तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लाउडनेस क्या हो जाएगी? तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है 10⁻10 अपॉन 10⁻12। तो 10 log बेस 10 ऑफ 10⁻2। और बेटा 10⁻2 है उसका log निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 10 कितनी डीबी की साउंड बन गई है 20 dB। अगर अपने पास में इंटेंसिटी है साउंड की ऐसा मान लेते हैं 10⁻⁻9 वोट पर मीटर स्क्वायर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं लाउडनेस लिखूं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 10 log बेस 10 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻⁻। तो 10 log बेस 10 तो ये हो जाता है 10⁻3। 10⁻3 को लिख सकते हैं 3, ये हो जाता है 30 dB। ऐसे करके जो भी बेटा इंटेंसिटी गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाउडनेस है वो कैलकुलेट करी जा सकती है। बेटा इस फॉर्मूले से अगर मुझे बीटा और आई को प्लॉट करना हो, ग्राफ अगर मुझे बनाना हो, तो वो ग्राफ देखो किस तरीके से बनेगा। जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा मेरे बच्चे, इस तरफ इंटेंसिटी इस तरफ लाउडनेस। अगर इंटेंसिटी अपने पास में 10⁻−12 है तो लाउडनेस 0। ठीक है, 10⁻−12 है तो अपने पास में है 0, उसके बाद में इस तरीके से डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये हमने बिहेवियर लिख लिया है। ऐसे करके बेटा जो लाउडनेस है और जो इंटेंसिटी है उसका बिहेवियर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट जो है वो करते हैं बेटा नोट करके, इस पे बेस्ड कुछ चीजें हैं वो बताता हूं बेटा। ठीक है, अगर देखो नेक्स्ट चीज है अपने पास में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए बेटा अपने जो कान है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या कुछ ऐसी इंटेंसिटी है जिनके लिए अपने कान बहुत कम सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास में सीधा हमने लाउडनेस लिखा सीधा समझ लिया। कई बार अपने कानों को अलग अलग लग सकता है, जैसे कि कोई पर्सन है वो अगर धीरे भी बोल रहा है तो भी उसकी आवाज तेज सुनाई देती है, कोई पर्सन है तेज भी बोल रहा है तो भी उसकी आवाज को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लाउडनेस अलग अलग हमें नजर आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना, लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी may be different for different listeners। अलग अलग लिसनर्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सुनाई दे सकती है।
ठीक है। और डेटा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, व्हेन इंटेंसिटी इज डबल्ड, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल, साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको अगर मैं डबल कर दूं तो लाउडनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है टेन लॉग ऑफ, इंटेंसिटी को 2i कर दिया है, पहले इंटेंसिटी थी आई, इसका फॉर्मूला बचेगा टेन लॉग 2, और ये अप्रोक्सीमेटली 3 dB आ जाता है। अगर बेटा इंटेंसिटी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो लाउडनेस है वो 3 डेसिबल से बढ़ेगी और उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे इंटेंसिटी आई नोट थी उससे 2i0 अगर मैंने कर दिया, ठीक है, पहले इंटेंसिटी थी i0, 2i0 कर दिया, तो जो साउंड है वो कितने से बढ़ी है बेटा, 3 डेसिबल से उसकी लाउडनेस है वो बढ़ी है। तो डबल इंटेंसिटी करने पे लाउडनेस डबल नहीं है। देन लाउडनेस is increased by 3 dB, तो लाउडनेस है वो 3 डेसिबल से ही इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी को 3 गुना कर देता हूं, ठीक है, तो उस केस में कितने से फर्क पड़ेगा वो और लिख देते हैं। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ट्रिपल्ड, 3 गुना अगर मैंने कर दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log, पहले थी i0 उससे कर दिया मैंने 3i0, ये बन गया है 10 log of 3, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 dB आ जाती है। तो यहाँ पे जो लाउडनेस है वो 4 डेसिबल से इंक्रीज हुई है। ठीक है, द लाउडनेस लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 4 डेसिबल, तो जो लाउडनेस लेवल है वो 4 डेसिबल से इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से अपने पास में जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। लाउडनेस का बिहेवियर जो इंटेंसिटी के साथ भी है वो ऐसा निकल के आ जाता है। इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में पिच, सेकंड है ना। ठीक है, साउंड की पिच होती है बेटा, पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड को समझो क्या होता है बेटा, पिच जो है ना वो बता रहा होता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, पिच जो है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी से। कोई अगर साउंड है उसकी अगर हाई पिच है तो हाई पिच है वो अपने पास में ऐसी आवाज है जैसे कि अगर कोई लड़की की आवाज है, "आ", ठीक है, ये जो आ करके मैंने जो आवाज निकाली है, ठीक है, ऐसी सी आवाज जो रहेगी, ठीक है, जो पैनी सी आवाज होती है, उस जो साउंड है उसकी जो है पिच वो अपने पास में हाई पिच होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो लड़की का एग्जाम्पल नहीं बता रहा था, ऐसा मत समझ के चलना, हमने ऐसा नहीं कि मेरे ही मीम्स बना रहे हो। ठीक है, जैसे बेटा कोई लड़की की साउंड है उसकी जो पिच है वो अपने पास में क्या होती है बेटा, हाई पिच होती है, शार्प साउंड है वो। ठीक है, और कोई अगर अपने पास में डल साउंड है तो उसकी पिच है वो लो पिच रहेगी। ठीक है, अब लड़की की आवाज मतलब कि मैं तो नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है, बट अगर चाहे तो उस आवाज को इसमें म्यूजिक में आपने खैर सुनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा पिच ऑफ साउंड है उसके बारे में लिख रहे हैं। पिच ऑफ साउंड का मतलब है कोई भी अपने पास में, जैसे कि अगर एग्जांपल जैसे कि कोई शेर की आवाज है, ठीक है, वो आवाज होती है बेटा लो पिच लो फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कोई अपने पास में पैनी सी आवाज है किसी की तो वो अपने पास में हो जाती है हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे रहती है पिच ऑफ साउंड। ठीक है, तो ए शार्प मतलब कि पिच ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड।
साउंड की जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। ए शार्प और श्रिल साउंड हैज हायर पिच एंड हायर फ्रीक्वेंसी। कोई भी शार्प या श्रिल साउंड होगी उसकी हायर पिच होगी और हायर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और कोई भी अपने पास में अगर डल साउंड हुई, डल, ठीक है, उस साउंड की है बेटा लो पिच होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। शार्प साउंड का एग्जांपल है जैसे कि कोई बिल्ली की आवाज है, म्याऊ, ये अपने पास में ऐसी आवाज है जो शार्प साउंड है, ठीक है, हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड, ठीक है। लड़कों की आवाज जनरली लो पिच की होती है, लड़कियों की आवाज जनरली हाई पिच की होती है, ठीक है। एट डल और ग्रेव साउंड हैज लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बेटा मेरी आवाज है उसकी कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है, उस चीज का मिसयूज करने की ट्राई मत करना। एक बार वो गलती से ही निकली है, ठीक है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं भाई। इस तरीके से होती है बेटा पिच ऑफ साउंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में तो उस वीडियो में से मतलब उस पार्ट को ट्रिम ही कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ओके, तो भाई पिच ऑफ साउंड से इस तरीके से हमें पता चलेगा पिच है वो किस तरीके से रिलेट करती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा अपने पास में क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, भाई क्वालिटी ऑफ साउंड को समझना बेटा कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ साउंड है वो अपने लिए इंपैक्ट करती है। तो बेटा देखो मैंने पहले भी बताया था ये चीज कि कुछ साउंड ऐसे हैं जिनके लिए अपने जो कान होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अपने जो ईयर है बेटा वो कुछ साउंड्स के लिए थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ आवाजें हैं वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, कुछ आवाजें हैं वो हमें बहुत अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अपने पास में अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर अगर मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा हूं, ठीक है, ऐसी आवाज है ये अपने पास में बैड क्वालिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई गाना गा रहा है, कोई बढ़िया सी आवाज आ रही है, वोयलिन बजा रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट है अपने पास में, अगर अपने पास में कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, कोई छोटा सा बेबी रो रहा है, तो उसकी आवाज अपने पास में क्या रहेगी भाई, बैड क्वालिटी ऑफ साउंड। और अगर भाई कोई अपनी ही बेबी है उससे बात कर रहा है, ठीक है, तो बेटा वो वाली क्वालिटी कैसी मानी जाएगी, वो साउंड हो जाएगी एक गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब वो भी ऐसी ही क्वालिटी है बट हमें ऐसा लग रहा होगा कि वो तो गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिटी डिपेंड करती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी उनको एडजस्ट करके बढ़िया क्वालिटी के साउंड प्रोड्यूस करके म्यूजिक म्यूजिक बनाया जाता है। उन सब में इस चीज का ज्यादातर यूज रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा, ए पार्टिकुलर ए पार्टिकुलर साउंड मे हैव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अटैच्ड with it make its quality। ये उसकी क्वालिटी को बता रहा होता है, इस तरीके से उसके साथ में कैसी कैसी फ्रीक्वेंसीज अटैच हैं, कैसा कैसा उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हैं उनसे ही पता चलेगा किस क्वालिटी की कौन सी साउंड है। ओके, तो अब बेटा इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड के बारे में इन सब के क्वेश्चन है वो हम एक साथ ही करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखना मैं स्टार्ट करता हूं कुछ सेकंड्स के बाद में। तो मेरे बच्चे ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे, ठीक है। ए ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग ऑन ए स्ट्रिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 sin 10x प्लस 300t। x और y दोनों के दोनों मीटर में है। इफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैज लीनियर मास डेंसिटी, तो उसमें टेंशन बतानी है बेटा। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन तो है ही ना, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड है जो स्ट्रिंग के अंदर में, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
टी अपॉन म्यू, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, छोड़ो स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, बाद में जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है। और स्पीड ऑफ साउंड है उसका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी हो जाता है जिसको लिखते हैं ओमेगा बाई के से। अगर इक्वेशन गिवन है तो कैसे स्पीड निकालेंगे, ओमेगा बाई के, वेव की स्पीड, बस इसमें अब पुट कर देते हैं। ओमेगा है जो बेटा टी के साथ रहता है वो ओमेगा है, और इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस ओमेगा टी से। तो अपने पास में के जो है उसकी वैल्यू है 10 और ओमेगा है उसकी वैल्यू है 300, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन है अपने पास में टी अपॉन जो लीनियर मास डेंसिटी है उसकी वैल्यू है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस। इस तरीके से ये अपने पास में सिनेरियो है बन गया है। जीरो से बेटा अपने पास में जीरो कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड में जो बचा है वो है भाई 30, राइट साइड में बचा है वो है भाई, स्क्वायर कर लेते हैं साथ साथ में, 30 का स्क्वायर आ गया है 900, राइट में बचा है टी अपॉन 0.6 इंटू 10 की पावर -3। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 900 इज इक्वल टू टेंशन, 0.6 इंटू 9 540 इंटू 10 की पावर -3, तो इसका जो आंसर बन जाएगा 0.54 न्यूटन। लो तो मेरे बेटा आंसर आ गया इसका, बता क्या दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात तो इसमें थी ही ना, ठीक है। इतना सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइम से आपका गलत नहीं होना चाहिए। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो करता हूं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी वीडियो देखनी है, ठीक है, रुक रुक के वीडियो को देखते रहो भाई आराम आराम से, ऐसे नहीं है बेटा, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 1270 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। साउंड की जो स्पीड है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वो अपने पास में इतनी है। देन द स्पीड इन ए मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 4:1 बाई वॉल्यूम, तो उसमें इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। तो बेटा देखो इसका आंसर है वो करते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका फॉर्मूला हो जाता है भाई अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, बट इसके अंदर में मोलिकुलर वेट है उसका फॉर्मूला तो आया ही नहीं, तो गामा आर टी बाई एम। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है दोनों केस में यही है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम। एम जो है अपने पास में वो क्या है भाई, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, मोलिकुलर वेट से ही अपने पास में आंसर आएगा। पहले केस में था बेटा कौन सा था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट हमें पता है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, उसका मोलिकुलर वेट है 2। नया जो मिक्सर बना है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, ठीक है। पहले जो स्पीड थी बेटा वो थी v1 जो कि थी 1270, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोलिकुलर वेट था वो था हाइड्रोजन गैस का 2। बाद में जो अपने पास में मोलिकुलर वेट है, बाद में जो स्पीड है वो पता नहीं कितनी है, बाद का जो मोलिकुलर वेट है वो मैं निकाल के बता सकता हूं बेटा। अगर मान लो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन गिवन हो तो कैसे फॉर्मूला लगता है, जैसे कि रेशियो अपने पास में गिवन है 4:1, 4 हाइड्रोजन लिया है 1 रेशियो ऑक्सीजन का लिया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो आ जाएगा अपने पास में इसका रेशियो जो अपने पास में m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m सॉरी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसे है अपने पास में। पहले वाले का जो मास है, पहले वाले मटेरियल है उसका मास है वो है मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4 रेशियो में है, मोलिकुलर वेट ऑफ O2 उसका जो रेशियो है वो है 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 4 प्लस दूसरा है अपने पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 32, 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5।
8 प्लस 32/5, तो ये बन गया है 40/5, जो कि बन जाएगा 8। तो V1 आ गया, M1 आ गया, V2 आ गया, V2 निकालना है, M2 आ गया है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी है वो इस तरीके से डिपेंड करती है। तो बेटा बन जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। 1270/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/2। अंडर रूट ऑफ 8/2 हो जाता है 4, उसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। 1270/V2, V2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1270/2। इसके आंसर आ जाएगा लगभग 635। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया भाई। तो भाई इसमें कोई भी दिक्कत वाली सी बात नहीं है। ओके, चलो तो मेरे बच्चे मुश्किल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में सिंपल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को टीवी स्क्रीन पे रखता हूं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे वो है ये, इफ द स्प्लैश इज हियर 4.23 सेकंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल। जैसे ही कुएं में मैंने पत्थर को फेंका, उसके 4.23 सेकंड के बाद में उसके जो छींटों की आवाज हमारे पास में आ गई है। कुआं जो था बेटा वो 78.4 मीटर गहरा था, तो हमें बतानी है जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। लो तो भाई डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ बेटा। देखो ये है अपने पास में कुआं, ये कितना गहरा है, वो है 78.4 मीटर। तो देखो क्या होगा, जैसे अपने पास में कोई पत्थर है ना, उस पत्थर को ऊपर से ये पत्थर इसमें नीचे जाएगा, वहां तक में जो टाइम लगेगा वो होगा T1। ठीक है, उसके बाद में उससे जो आवाज है वो अपने पास में बाहर पे आएगी, साउंड है वो बाहर पे सुनाई देगी। ठीक है, और जो साउंड को यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वही हमें निकालना है। बेटा सबसे पहली बात तो अगर मैं बताऊं, पत्थर को ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना सा टाइम लगेगा, तो उसका टाइम का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2h/g, 2 इंटू 78.4 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाता है 8 पे, 2 8 जा 16, 4 सेकंड। बेटा 4 सेकंड तो लग गए हैं इस पत्थर को यहां से यहां तक गिरने में। तो इसका मतलब है जो 0.23 सेकंड जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है कि साउंड को अंदर से बाहर तक आने में लगा है। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे भाई स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड अपने पास में क्या हो जाएगी भाई, साउंड को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, तो वो तो 78.4 ही है, 78.4 मीटर, और उसको बाहर तक आने में जो टाइम लगा है वो बचा है 0.23 सेकंड। 0.23 सेकंड, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है 340 मीटर पर सेकंड। तो ये यहां से स्पीड ऑफ साउंड है उसको हमने निकाल लिया है। यही एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करते हैं। ओके मेरे बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था, साधारण सा क्वेश्चन। इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 30। इंटेंसिटी है साउंड की वो 30 गुना मैंने बढ़ा दी है, तो कितने डेसिबल से साउंड लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया भाई, साउंड लेवल में जो इंक्रीमेंट आ जाएगा उसका फॉर्मूला बन जाता है 10 log बेस 10। पहले जो इंटेंसिटी थी मान लेते हैं I0 थी, मतलब कि, और उससे हमने कितनी कर दी है 30 I0। ठीक है, पहले अपने पास में स्टार्टिंग वाली इंटेंसिटी जो I0 से लिखी उससे 30 गुना कर दी, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 log बेस 10 तो 30, तो 10 log बेस 10, 30 को मैंने लिख दिया है 3 इंटू 10, ये बन जाएगा 10 log 3 प्लस log 10 हो जाएगा 1।
ठीक है, तो 10 इंटू ये बन चुका है 0.477 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.477 इंटू 10, तो 14.77 dB। इतने से डेसिबल से जो साउंड लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। चलो बस इतना सा क्वेश्चन था बेटा, क्या ही दिक्कत है तुम्हें? इतना सा क्वेश्चन तो तुम कर भी सकते थे, कर क्या सकते थे, कर ही लिया होगा। वीडियो को पॉज करके बेटा क्वेश्चन को ट्राई करते रहा करो साथ साथ में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चे ये, ए कॉपर वायर इज हेल्ड एट टू एंड बाय ए रिजिड सपोर्ट, दो एंड के बीच में हेल्ड कर दिया है रिजिड सपोर्ट से, एट 50 डिग्री सेल्सियस द वायर इज जस्ट टॉट, 50 डिग्री सेल्सियस पे वायर जस्ट टाइट है, जिसमें कि नेग्लिजिबल टेंशन है। यंग्स मॉडुलस है वो अपने पास में इतना है, अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इतना है, एंड डेंसिटी है वो गिवन है। देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? तो बेटा जो अपने पास में स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो थर्मल स्ट्रेन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, और इस केस में जो टेंशन आ जाती है उस टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है वाई ए अल्फा डेल्टा, ये फॉर्मूला रहता है। ओके, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से अपने पास में जो स्पीड है उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। बट बेटा टेंशन है वो है वाई ए अल्फा डेल्टा टी, लीनियर मास डेंसिटी नहीं गिवन है। पर जैसा कि हमें पता है लीनियर मास डेंसिटी को म्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो को ए से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में डेंसिटी आ जाती है, तो ये बन जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है बेटा ये, तो उस चैप्टर में इसकी सारी डिटेल बताई हुई है, यहाँ पे इसकी डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना सारा टाइम भी नहीं है अपने पास में। ठीक है, जिसने वो वाली वीडियो देखी है वो इजीली निकाल सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा 50 और 30 का जो डिफरेंस है वो बन गया 20, डेंसिटी जो है 9.2 इंटू 10⁻3, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर करके इसका आंसर निकाल लेंगे जो कि आएगा 64.6 मीटर पर सेकंड। ऐसा इसका आंसर है 64.6 मीटर पर सेकंड। तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो उस वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। पहले वाली चीजों को बेटा क्लियर करते हुए चलो, तभी जाके नीट में सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी चीज है वो हमें नहीं याद है या ये नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बीच में अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ज्यादा धमका के कोई फायदा है नहीं, पढ़ना तो बेटा तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। The wavelength of sound wave in a hydrogen gas corresponding to lower limit of audibility. लोअर लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी है वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 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 20 हर्ट्ज होती है, वहां पे जो स्पीड ऑफ साउंड है हाइड्रोजन गैस में वो है 1350 मीटर पर सेकंड। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो निकालनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आगे जाके इसका आंसर देखो। बेटा स्पीड ऑफ साउंड को लिखना है, स्पीड को लिखना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में। स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई ए। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और के है उसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा अपॉन टी, 1 अपॉन टी है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले वेलोसिटी के ही है, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी है बेटा 1350, लैम्डा फ्रीक्वेंसी है 20, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1350 बटे 20, 1350 बटे 20 है तो इसका आंसर हो जाता है 67.5 मीटर। ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में आ गया है। तो ये बेटा अपने पास में जो क्वेश्चन थे इन पे स्पीड पे वेस्ट जो अब तक चीजें पढ़ाई हैं उन पे वेस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, पता नहीं आंख में कुछ कचरा सा चला गया है।
तो ये अपने पास में प्रॉपर बिहेवियर के साथ में हमने सारी चीजें जो है वो सीख ली। ठीक है, इसके बाद में जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं वो देखो, वो है बेटा प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो साउंड है, साउंड को हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। भाई ये साउंड की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हमने लिखी हुई है। अब वही साउंड की इक्वेशन है ना, उसको हम प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये बता देता हूं, प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा इसको समझते हुए चलना, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, साउंड के लिए ये अपने पास में वेव है। ठीक है, लेट ए साउंड हैज डिस्प्लेसमेंट। कोई अपने पास में साउंड वेव है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि एक साउंड वेव है, वो अपने पास में साइन वेव बन रहा है। तो बेटे ये मैंने दिया है लिख y x, साथ साथ में ये मैंने एक वेव है उसको भी बना दिया है। कंप्लीट पूरी वेव तो बना ही देते हैं भाई, दो, एक, दो। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में मैंने लिखा है। डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखा है और इस तरफ मैंने एक्स की टर्म्स में लिखा। चलो तो बेटा ऐसी सी है अपने पास में ये वेव। ठीक है, इसी को अगर हमें प्रेशर की टर्म्स में लिखना हो तो हम कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में लिखने से पहले लेयर्स की टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है भाई, प्रेशर को तो लिखते ही रहेंगे, पहले जो लेयर्स हैं उनकी टर्म्स में मैं लिख देता हूं। चलो तो बेटे कुछ पॉइंट हैं जो बेटा मैंने मार्क कर दिए हैं। लो भाई, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की टर्म में यहां पे लिख रहा हूं, इससे अगली जो लेवल है उसमें प्रेशर की टर्म्स में लिख। देखो बेटा, जर्नल अपने पास में है कोई सिनेरियो, उसमें अपने पास में इस तरीके से केस बनेगा। चलो तो रे, इसको यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। लो तो भाई, तो बेटा ये मैंने बना दिया है। अगर अपने पास में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो सारी लेयर बराबर बराबर स्पेसिंग में रहती। चलो बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना, सब लेयर्स हैं वो रखी हुई हैं इस तरीके से। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तब अपने पास में देखो बेटा क्या होगा, यहां पे कोई लेयर है बेटा, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 0। इससे थोड़ा सा आगे की जो लेयर है, इधर की जो लेयर है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस लेवल से ऊपर की तरफ में है पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां वाली जो लेयर है वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई है। लो तो भाई ये वाली जो लेयर है वो थोड़ा सा आगे की डायरेक्शन में चली गई। इधर पे कोई लेयर है वो और थोड़ा सा आगे चली गई है। चलो ये भी देखा गया भाई, इधर वाली लेयर है वो और थोड़ा सा आगे चली गई है। इधर वाली लेयर है बेटा, यहाँ वाली लेयर है वो और थोड़ा सा आगे चली गई, यहाँ वाली लेयर है वो और थोड़ा सा आगे चली गई। तो ऐसे ऐसे करते हुए ये जो लेयर है ये थोड़ा थोड़ा आगे आगे शिफ्ट होती हुई चली गई है। ठीक है, इधर वाली जो लेयर है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, बट इससे पीछे वाली जो लेयर है वो आगे आगे शिफ्ट होती हुई आ रही है। ठीक है बेटा, इन लेयर्स को मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके शिफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, इधर वाली लेयर है वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाती हुई चली गई है। तो ऐसा सा अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ वाली जो लेयर है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, यहाँ वाली लेयर इधर पे ही रखी रह गई है। अरे यार वो लेयर, ये लो भाई। ठीक है,
इधर की जो लेयर है बेटा, यहाँ की जो एयर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस लेवल से नीचे की तरफ में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो वो जो लेयर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गई। यहाँ वाली लेयर है उसका भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वो लेफ्ट में मूव कर गई, ये वाली भी लेफ्ट में मूव कर गई। मतलब इतने से रीजन के बीच में जो लेयर्स थी वो थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट की तरफ मूव कर गई है, कोई ज्यादा कोई थोड़ा सा कम। ठीक है, एक लेयर जो यहाँ पे रखी थी उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ भाई। एक लेयर जो बेटा यहाँ पे रखी थी ना, यहाँ पे रखी थी, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो ऐसे मैंने बना दी है। इन लेयर को थोड़ा सा भाई गैप भी रख देते हैं, चलो ऐसे करके अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया है। ओके, अब इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पे था, इससे आगे वाली ये वाली जो अपने पास में लेयर थी, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये जो लेयर है वो थोड़ा सा अपने पास में राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई। जिनका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वो राइट में चली गई है, जिनका नेगेटिव है वो लेफ्ट में आ गई है। तो अपने पास में इससे आगे का जो डायग्राम बनेगा ना, वो डायग्राम में अब यहाँ पे लिख देता हूं। इधर वाली जो लेयर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा राइट में मूव करती हुई जा रही हैं, ऐसा ऐसा करके राइट में ये लेयर से मूव करती हुई चली जाएंगी। ठीक है, इधर वाली जो लेयर है वो लेफ्ट में मूव करती हुई चली जाएंगी क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। समझ रहा बेटा किस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो, क्लास 11th कंप्लीट होने को है, अगर 11th के हो तो, और अगर ड्रॉपर में हो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात होनी ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ी हुई ही हैं। ठीक है, इतनी सी थोड़ा सा कंसेप्ट आता ही है, ऐसा नहीं है कि पागल से हो जाना है। ऐसे अपने पास में ये बन गया है बेटा। यहाँ पे देखो लेयर्स हैं वो पास पास में आ गई हैं, यहाँ पे लेयर्स हैं वो दूर दूर है, यहाँ पे लेयर्स है पास पास है, यहाँ पे लेयर्स है वो दूर दूर है। इसका मतलब है बेटा, यहाँ पे बन गया है कंप्रेशन, यहाँ पे बन गया है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इधर पे था रेयरफैक्शन, ऐसा अपने पास में बन गया है। बेटा जहां पे अपने पास में कंप्रेशन है उसका मतलब क्या है, वहां पे प्रेशर कम है, जहां पे प्रेशर कम है वहां पे लेयर्स पास पास आ जाती हैं, हर कोई उधर ही जाना चाहेगा जहां पे प्रेशर कम है, एयर ऐसे ही ट्रेवल करती है। जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे एयर नहीं रुकना चाहती है, तो इधर पे प्रेशर अपने पास में ज्यादा होगा, इधर पे प्रेशर है वो कम होगा। तो अगर मैं प्रेशर वेव बनाऊं इसके कोरस्पोंडिंग, तो वो प्रेशर वेव ऐसी बनेगी बेटा, प्रेशर ज्यादा, एक बार इन वाले पॉइंट्स को कर लेते हैं भाई। बेटा सबसे पहले प्रेशर ज्यादा, ठीक है, यहां पे प्रेशर कम, फिर प्रेशर ज्यादा और फिर प्रेशर कम, फिर प्रेशर ज्यादा और फिर प्रेशर कम। तो जो प्रेशर वेव है एक्स के रेस्पेक्ट में वो इस तरीके की वेव बनेगी। अगर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट की वेव है तो वहां से प्रेशर की वेव को बनाया जा सकता है। डेंसिटी का फंक्शन भी बना सकते थे बेटा, यहाँ पे डेंसिटी कम, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ऐसे करके डेंसिटी की वेव भी बनाना चाहते तो बना सकते थे। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी थी, डिस्प्लेसमेंट की। प्रेशर की जो इक्वेशन बनेगी वो साइन की टर्म्स में बनेगी, तो बेटा अपने पास में प्रॉपरली नजर आ ही रहा है। वेट वेट, साइन की टर्म्स में नहीं, कोस की टर्म्स में, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर है उसको मैंने लिख दिया है P इज इक्वल टू पी नोट कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, फेज वेज में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो प्रेशर जो वेव है उसका फॉर्मूला ये बन जाता है पी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो इससे हम बता सकते हैं प्रेशर की वेव है और जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट की वेव है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। एक का है के ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये मैं चीज लिख देता हूं, द प्रेशर वेव इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज with respect to displacement wave, displacement wave।
और प्रेशर वेव का जो बेटा एम्पलीट्यूड है ना, उसका फॉर्मूला हो जाता है बी के ए। बस ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे बी जो है वो है बल्क मॉडुलस, ए है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ए है उसका एम्पलीट्यूड। बल्क मॉडुलस, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ए है अपने पास में एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, बस ये अपने पास में, ताकि प्रेशर वेव का अपने लिए फेज डिफरेंस पता रहे, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में कितना है, इस चीज के लिए ये टॉपिक हमने किया है। बेटा ये टॉपिक यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है। इससे आगे हम करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वही अपने पास में इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है।